हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे ग्रेविटेशन का पार्ट 2। और ये आपका प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। आइए हम इसको एक एक करके डील करते हैं। तो अब तक हम इसका पार्ट 1 जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, चाहे वो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, एस्केप वेलोसिटी हो, तो यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। तो अब तक हम क्या क्या किए? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी पे तो पर्टिकुलर क्वेश्चन किए हैं। और पिछले लेक्चर को हम थोड़ा लंबा रखे थे क्योंकि हमको अब ये काम बहुत जल्दी करना है। ग्रेविटेशन यानी कि ये जो सीरीज है आपका P/Q, तो इसको फैब इज योर लास्ट डेट, इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, सारा खत्म कर लेंगे। चाहे वो अब कोई इसमें चैप्टर मतलब अब सिर्फ मैकेनिक्स वाला प्रॉब्लम जो भी है उसको हम इसमें खत्म करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर हम जितने भी प्रॉब्लम अब तक किए हैं, चाहे वो एचसी वर्मा का हो, चाहे वो एचसी वर्मा का हो, चाहे वो डीसी पांडे का हो, तो एक और बुक जो कि डीसी पांडे, ये भी बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल बुक है, इसको भी हम रेफर करते हैं, डीसी पांडे। तो ये और लास्ट में P/Q, इतने क्वेश्चन को हम कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम से पहले, जो भी एग्जाम है, चाहे वो जेईई एडवांस का एग्जाम हो, जेईई मेंस का एग्जाम हो, लेकिन कंसेप्ट सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस के लिए कंसेप्ट कुछ और होगा, जेईई मेंस के लिए कुछ और होगा, नीट के लिए। तो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं। हम सिर्फ कोई भी मतलब पूरा एकदम सबका कोर लेके चल रहे हैं जिसमें आपको सारे चीज कवर हो जाए। इसलिए हम जो भी प्रॉब्लम लेके आते हैं वो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट, जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हालांकि ग्रेविटेशन नॉट ए बिग डील, फिर भी इसमें हम सारे टाइप का क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो। पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल, इस पे जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट टर्म था, तो उस पर हम बात किए थे। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सारा वेरिएबल पे बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं, इसलिए लेक्चर लंबा जाएगा और बड़ा भी जा सकता है। तो कोई भी जैसा चैप्टर है, कोई भी चैप्टर जैसे रोटेशन है, तो रोटेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगा। रोटेशन को कवर करने में हमको बहुत बहुत टाइम लग गया। उसमें 21 पार्ट आ गया है, 21 पार्ट तक लास्ट में चला गया। और अभी हम एसएचएम किए हैं, फिलहाल एसएचएम में हम गए हैं 13 पार्ट तक। तो सोचिए इतना लंबा लंबा कोई भी चैप्टर, वो भी सिर्फ P/Q कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं किए हैं। एचसी वर्मा का भी हम रोटेशन करवाए हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो इतने सारे प्रॉब्लम और इतने सारे कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम बहुत इजीली वे में आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम एक नया बुक, जो कि डीसी पांडे, हम बात पहले भी कर चुके हैं, तो इतना बुक और भी अगर कोई बुक हो तो उसको भी एग्जाम से पहले कवर करके हम लोग चले जाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे क्या करते हैं, ये सीरीज आपके लिए सबसे सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि P/Q आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे को इस चैनल पे एक एक करके, चाहे वो एक एक टॉपिक वाइज, चाहे वो रोटेशन हो, ग्रेविटेशन हो, एसएचएम हो, सारे को एकदम स्लोली स्लोली काम किए। अब बचा है क्या, वर्क, पावर, एनर्जी, और आपका बच गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और भी कोई बेसिक चैप्टर जो भी है, प्रोजेक्टाइल। तो ये सब अब कोई चैप्टर खास चैप्टर नहीं है, इसलिए हम जो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखता है, इसलिए उसमें हम सबसे ज्यादा टाइम नहीं है, 21 पार्ट। इट मीन्स कि आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे सारे को हम इसमें कवर कर लिए हैं। तो इसमें भी एसएचएम कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसा कि हम बात करें हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से, उसमें भी करीब करीब 12 to 13 पार्ट आपका जरूर गया होगा। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट का पर्टिकुलर देख लीजिए तो उसमें भी 10 लेक्चर होगा। ईएमआई का देख लीजिए, ईएमआई का सबसे ज्यादा आई थिंक 22 या 23 पार्ट, ये सिर्फ हम P/Q का कर रहे हैं। एचसी वर्मा का भी आप लगा के जाइए, क्योंकि इससे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपसे सारा प्रॉब्लम इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। ईएमआई का भी करीब करीब 17 to 18 पार्ट चला गया होगा। मैग्नेटिज्म का चल गया होगा, जो कि आपका 12th पार्ट का कोर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है।
ट्वेल्थ पार्ट, इसीलिए ट्वेल्थ पार्ट को हम सबसे पहले फोकस किए हैं, क्योंकि ट्वेल्थ पार्ट से 55% वेटेज रखता है इस सारे एग्जाम में। तो जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड हो, इसमें हम अब तक देख लिए हैं, इसमें सबसे ज्यादा लिए हैं, ये भी आपका 20। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, और दूसरा EMI का आप HC वर्मा कवर कर लीजिए एकदम क्लियरली। और वैसे भी आपके पास अब टाइम है नहीं, मार्च अप्रैल बस 2 मंथ है, और फेब तक तो हम सारा कंप्लीट करवा देंगे। तो जैसे कि हम आपको कह रहे हैं मैग्नेटिज्म में हम इसमें 20 पार्ट किया, और इसमें सारे क्वेश्चन को एक एक करके, चाहे वो AC हो, अल्टरनेटिंग करंट हो, उसका भी हम देख लिए हैं, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स ही क्यों ना हो, मॉडर्न फिजिक्स का भी हम लाए थे पार्ट, तो प्रोबेबली 13 लेक्चर इसका भी आया है, और अभी बहुत सारे लेक्चर इसमें आना बाकी है। अगर इतने कवर आप कर लेते हैं एग्जाम से पहले, आई एम श्योर कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है JEE एडवांस तक। और रही बात नीट का, तो नीटर तो आपको बस एक बार आप बेसिक कवर कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, बेसिक कवर कर लीजिएगा। और जब एग्जाम आएगा JEE मेंस का, तो हो सकता है उसका बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसको तो खत्म करने में हमको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो उसको भी हम खत्म कर लेंगे। चाहे वो आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसको भी हम आगे कवर करते हुए चले जाएंगे। तो ये सब आपका 1.5 मंथ में खत्म हो जाएगा। और अभी हम देख रहे थे फुल JEE एडवांस का पैकेज हम लेके आ रहे हैं। तो इसमें एक और बुक बचा है जो है आपका DC पांडे, उसको खत्म कर लेते हैं। और इतने दिक्कत ये है कि जितना प्रॉब्लम आप करके जाते हैं, कंसेप्ट तो आपको बहुत जगह से, बुक से भी आपको बहुत इजीली वे में मिल रहा हो, और जितने लास्ट में आप प्रॉब्लम करते हैं, इंपॉर्टेंट वही होता है। अगर कंसेप्ट आपका सही है तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन आपसे लगना चाहिए, तभी आपका मतलब जब तक कंसेप्ट और एनालिटिकल थ्योरी को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचिएगा, मतलब एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आना है ना। आप किसी भी बुक को आप रेफर कीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को रेफर कीजिए, लेकिन जब तक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, समझिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगा लें, और भी जितने भी आपके पास बुक हो सारे को आप लगा लीजिए, तभी सही रहेगा। और कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम किसी भी बुक का प्रॉब्लम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, वही जो स्टैंडर्ड बुक है, चाहे वो अरिहंत का हो, DC पांडे, ये SC वर्मा और PYQ। तो इतने सारे मोर देन 2000 ओवर 2000 से ज्यादा प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर का इस पे आपको मिल जाएगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे ये सब कहना नहीं चाहिए, ट्वेल्थ के स्टूडेंट को ये सब कहना नहीं चाहिए, उसे समझ में खुद आता है, फिर भी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना ज्यादा फैला सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि एग्जाम से पहले तक ये कंटेंट आपके लिए कंटेंट है, एग्जाम के बाद ये कंटेंट आपके लिए कंटेंट नहीं रहने वाला है, फिर दूसरा कंटेंट आ जाएगा। सो जितना ज्यादा आप इसे शेयर कर सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा। और ये आपका मतलब फैब से पहले कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मार्च अप्रैल तक में। तो हम फिर क्या करेंगे, ये सारे चीज को फिर से रिव्यू करेंगे। और अगर आप इसमें करीब इसमें आपका कितना आ जाएगा, मोर देन 2 and 3,000 प्रॉब्लम इसके अंदर सिर्फ पर्टिकुलर इस PYQ में हम करवाए हैं। और ये आपका HC वर्मा का, फिर DC पांडे, इतना अगर क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए अब देखते हैं हम रोटेशन का ये बेसिक सा क्वेश्चन। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है, थिन यूनिफॉर्म एंगुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M हैज आउटर रेडियस दैट इज 4r एंड इनर रेडियस that is 3r. The work required to take a unit mass from the point P on its axis, this is your axis, to infinity. तो इसको हमको, और ये पॉइंट जो है यहां से आपको क्या दिया हुआ है, 4r डिस्टेंस पे है। तो आप ऐसा समझिए कि एक यूनिफॉर्म थिन
एंगुलर डिस्क है जिसका मास आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है। कैपिटल एम इस थिन डिस्क का मास दे दिया हुआ है और इनर रेडियस आपको दे दिया हुआ है कि इसका इनर रेडियस जो है वो है आपका 3r और इसका जो आउटर रेडियस है वो आपको क्या दे दिया हुआ है, इनर रेडियस 3r और आउटर रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है, 4r दे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वर्क डन। आप बताइए वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक ए यूनिट मास, वर्क डन required to take a unit mass from the point P which is 4r distance from the center of this thin angular disk। तो यहां से आपको ये दिख रहा है कि यहां से ये 4r डिस्टेंस पे है और इसको हमको कहां तक ले जाना है, तो सपोज दैट P पॉइंट यहां है और इसको यहां से हमको कहां ले जाना है, इन्फिनिटी ले जाना है। और आपसे पूछा क्या है, आप इसमें बताइए वर्क, यानी आपसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। वर्क डन ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म डिस्क विच मास कंटेंट, जिसका मास आपको क्या दे दिया हुआ है, आपको कैपिटल एम दिया हुआ है, इनर रेडियस आपको 3r दे दिया हुआ है और आउटर रेडियस आपको 4r दिया हुआ है। और यहां से P डिस्टेंस जो कि है 4r डिस्टेंस पे है। सो यहां से अगर हम निकाले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब वर्क डन हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्क डन के लिए हम क्या क्या फॉर्मूला जानते हैं, एक तो फॉर्मूला जानते हैं F.S, एक तो यहां से निकालेंगे और दूसरा हम पोटेंशियल से भी तो निकाल सकते हैं। पोटेंशियल को लास्ट में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, सो पोटेंशियल dV को इंटीग्रेट कर लेंगे, यही तो आपका क्या हो जाता है। तो ये हम यहां से भी बात कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, so work done required to take a unit mass from the point P on its axis, this is their axis, और इसको इन्फिनिटी तक शिफ्ट कराना है। तो सपोज दैट ये पॉइंट जो कि यहां से 4r डिस्टेंस पे है, तो यहां से हमको कहां तक ले जाना है, इसको इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसा कि पिछले लेक्चर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके वेलोसिटी, तीनों पे पर्टिकुलर क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो तब किए थे जब उसमें सारा मतलब कांस्टेंट हो, और ये क्वेश्चन वेरिएबल वाला है। तो जब इसको हम कवर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक कंसीडर, यहां से हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट मास लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है। अब तक जितना भी हम बात किए थे पिछले लेक्चर में सारा कांस्टेंट था, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहे हैं। तो एक एलिमेंट हम यहां से लिए हैं जो कि यहां से सपोज दैट x डिस्टेंस पे है, क्योंकि इनर रेडियस आपको 3r दिया हुआ है और आउटर रेडियस आपको 4r दिया हुआ है। तो यहां से जो ये डिस्टेंस है ये आपका क्या है, x डिस्टेंस पे एक हम एलिमेंट एज्यूम किए। कंसीडर एन एलिमेंट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ मास दैट इज dm, उसका मास dm होगा, यानी कि एलिमेंट्री मास dm इन द सेंस, dm का मतलब हो जाता है यहां पे एलिमेंट्री मास, और यहां से dx क्या हो जाएगा, तो dx उसका हो जाएगा थिकनेस, x डिस्टेंस, यानी यहां से हम क्या लिए हैं, x डिस्टेंस पे एंड whose thickness is dx। तो x डिस्टेंस पे है और उसका जो थिकनेस होगा वो dx थिकनेस होगा। तो अब हम अगर यहां से बात करें तो कंसीडर एक एलिमेंट, क्योंकि अब तक जितना भी बात किए थे सारा वेरिएबल है, ये आपका मतलब कांस्टेंट था। अब क्या है ना, आपको यहां से x डिस्टेंस पे मास पता है, ना आपको x डिस्टेंस पे मतलब डिस्टेंस चेंज कर रहा है ना, क्योंकि हमको क्या लेना है, इनर रेडियस आपको दे दिया हुआ है 3r और आउटर रेडियस दे दिया है 4r, तो मास भी हमको नहीं पता है। तो हम क्या किए, इसका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो अलग अलग मास रहे तो -g, और याद रखिएगा पोटेंशियल ऑलवेज रिटन इन नेगेटिव साइन। पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू 0 होता है, तो हमेशा नेगेटिव साइन से हम इसको डिनोट करते हैं, पोटेंशियल ऑलवेज इन नेगेटिव साइन।
और इसका मतलब अपर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट 0 होता है, तो मैक्सिमम इसका वैल्यू 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल है इसमें, तो वेरिएबल कौन सा है, आपको डिस्टेंस भी पता है कि आपको क्या करना है, 4r डिस्टेंस से इंफिनिटी तक शिफ्ट करना है। तो इंफिनिटी तक आपको पता है कि v इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पोटेंशियल होता क्या है, वी ऑलवेज नो दैट इज 0। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, और बाकी मतलब पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू ही 0 होता है, मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम। और मिनिमम क्या होता है, सिंपल सी बात है कि नेगेटिव से ऐसा समझिए कि ये 0 है और इधर जितना भी नेगेटिव टर्म आपको दिख रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाता है। सो पोटेंशियल एट द पॉइंट इंफिनिटी दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या बात करते हैं, पोटेंशियल आपका 0 हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारा वेरिएबल का खेल है, इसीलिए हम क्या यहाँ पे यूनिट मास सिस्टम ले लिए, एक एलिमेंट ले लिए यहाँ से x डिस्टेंस पे हुज थिकनेस दैट इज dx। तो यहां से अब ये dv हो जाएगा। सो इसमें दूसरा मास तो है नहीं, और वैसे भी कह दिया है कि एक का मास जो है यूनिट मास है। सो आपसे क्वेश्चन में मेंशन है कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक ए यूनिट मास को हमको ले जाना है। तो एक का मास तो यूनिट है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक को डीएम अगर रखेंगे और दूसरा का 1 रखेंगे, क्योंकि आपको क्या दे दिया हुआ है यहाँ पे, यूनिट मास को पी पॉइंट से कहां तक ले जाना है, इन्फिनिटी तक। तो याद रखिएगा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सिंपली। अब आर का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आपको पता है, सिंस इट इज, अब यहां से x डिस्टेंस पे है, ये हमेशा वेरी कर रहा है, तो जब वेरी कर रहा है मास कांस्टेंट है लेकिन x का वैल्यू वेरी कर रहा है, इट मींस इट्स ए वेरिएबल। तो ये अगर 4r है और ये अगर आपको x है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री का सामने का एंगल। सो दिस इज योर हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये r का वैल्यू यानी कि स्मॉल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4r का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये आपका आ गया dv इन द सेंस पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू mass that is dm and which is x distance and whose thickness is dx। उसका क्या जो होगा, थिकनेस क्या होगा, dx होगा। और यहां पे आपको क्या दे दिया हुआ, उसका मास, यूनिट मास, तो g कैपिटल M स्मॉल m का वैल्यू 1 दे दिया हुआ है। अब हम अगर मास निकालने का कोशिश करेंगे, इसका मास क्या होगा, तो आपको dm का वैल्यू अगर हम निकालें, तो मास आपको दे दिया हुआ है कि इसका मास जो है कैपिटल M है। तो कैपिटल M जो मास है वो किसका है, तो यहां से अगर हम मास की बात करें तो कैपिटल M, तो यहां से हम लिखें कैपिटल M मास उसका है, टोटल मास है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आपको क्या दे दिया हुआ, डिस्क दे दिया, वो भी यूनिफॉर्म डिस्क है, यानी उसका जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है पाई आर स्क्वायर, और r का वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये सिंपल सी बात है कि डिस्क जो होता है वो क्या सर्कल टाइप होता है, तो डिस्क इन द सेंस सर्कल, तो सिंपल पाई 4r का स्क्वायर, और यहां पे हम क्या रखेंगे पाई। तो इतना बड़ा सा 4r स्क्वायर, यहां से डिस्टेंस 4r स्क्वायर, तो इसमें अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3r स्क्वायर, तो टोटल मास का, तो इसका क्या है, सिंपल सा बात है कि ये टोटल मास है और उसमें हमको एरिया से डिवाइड कर रहा है, तो ये सिंपल सा बात है, ये मास है और उसके एरिया से डिवाइड कर दिए। पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा वाला 4r स्क्वायर माइनस पाई 3r स्क्वायर, तो यहां से अगर हम देखें तो कैपिटल M पाई, और ये आपका आ जाएगा 16r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये मास आपका आ जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय पाई, और ये आपका कितना आ जाएगा 7r स्क्वायर।
तो ये आपका आ जाएगा dm का वैल्यू। सो दिस इज योर dm, दैट इज कैपिटल M बाय 7 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका dm का वैल्यू आ गया। बस इस अब यहां से क्या करेंगे, अब हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे और इसका जो थिकनेस होगा, सिंपल सा बात है, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। थिकनेस को हम क्या ले लिए हैं, dx। तो यूनिट अब इतना का आप ऐसा समझिए कि यहां से x का आप ऐसे ले लीजिए, इसकी बात कर रहे हैं। लास्ट में हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ऐसा है, यहां से x डिस्टेंस पे उसका जो मास होगा वो मास क्या होगा, dm मास होगा। और मास का वैल्यू यहां से आपको क्लियरली आ गया। और इसका जो थिकनेस होगा वो क्या है, यानी हुज थिकनेस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड हुज थिकनेस इज dx। तो उसका जो थिकनेस होगा वो क्या होगा, dx थिकनेस होगा। अब सिंपली बोथ साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूनिट का एरिया क्या होगा। तो एरिया हम क्या निकाले हैं, टोटल, यहां पे हम क्या किए हैं, मास को टोटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि इसमें आपको कहा गया है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मास। तो हम क्या करेंगे, तो अभी तक हम क्या क्या लेके आए, हमको चाहिए मास, तो मास लेके आ गए। अब हम क्या किए, यहां से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब जब भी डिस्टेंस रहे, सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी बात डिस्टेंस की करें तो डिस्टेंस इन द सेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम यहां तक बात किए, अब हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। तो dv दैट इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि पोटेंशियल इंफिनिटी पे तो जीरो होता है। अब इस पॉइंट पे हम ले लेते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस p पॉइंट पे पर्टिकुलर, यानी कि vp पोटेंशियल अगर हमको पता चल जाए और v इंफिनिटी हमको पता चल गया क्या है, जीरो है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि इस पॉइंट से, इस p पर्टिकुलर p पॉइंट से इंफिनिटी तक जाने में कितना पोटेंशियल का चेंज है, दैट इज वर्क डन। यही तो हमको निकालना है। लेकिन इसमें क्या है, वेरिएबल है, तो क्या किए, यहां से x डिस्टेंस लिए, एक एलिमेंट ले लिए, तो उसका मास क्या हो गया, dm मास ले लिए, और उसका थिकनेस क्या हुआ, वहां से x डिस्टेंस पे है, उसका थिकनेस हम क्या ले लिए हैं, उस थिकनेस इज dx। तो यहां तक बात हो गया, क्योंकि इसमें सारा वेरिएबल था। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री का सामने का, ये 4r, तो ये x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब तक हमारा क्या आ गया, अब ध्यान से देखिए, अभी तक मास नहीं आया, ये क्या आया, मास नहीं है, ये मास पर यूनिट एरिया आया है। दिस इज नॉट मास, ये आपका क्या आ गया, मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया से डिवाइड कर दिए, शेडेड एरिया से डिवाइड कर दिए, तो दिस इज मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो इसमें भी हम क्या बात करें, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो हमको तो चाहिए मास, अभी तो हम क्या किए, मास को उसके एरिया से डिवाइड कर दिए और ये हमारा काम आ गया। अब हम इसमें क्या करें कि इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका अगर एरिया हम निकालेंगे इस एलिमेंट का, आप ऐसा समझिए एक एलिमेंट लिए हैं जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, थिकनेस उसका dx है, तो इसका अगर एरिया निकालें, सो एरिया ऑफ एलिमेंट पार्ट, सो एरिया क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात, एरिया होता है क्या, 2 पाई x, दो डायमेंशन से। सो यहां से जो डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये इस टाइप से है, इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप से कट कर लेंगे, x डिस्टेंस पे एक कट कर लेंगे। आप ऐसा समझिए कि ये पेपर है, तो पेपर को हम क्या करेंगे, स्लाइटली कट कर लेंगे। तो जब इसको कट करेंगे तो इसका शेप कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इस सर्कुलर है, फिर इसको हम स्ट्रेट लाइन में ले आएंगे। तो सिंपल सा बात है कि इसका अगर एरिया निकालें तो आपको पता है कि ये थिकनेस जो है वो क्या है, dx है, और ये सर्कल है, तो सर्कल को जब हम इस लेंथ में लाएंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई x।
सिंपल सा बात है कि इसका टोटल लेंथ यानी कि इसका सर्कमफेरेंस, इस सर्कल का एक सर्कल टाइप बनेगा, क्योंकि ये आपका क्या दिया हुआ है, दिस इज योर डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क। तो इसको अगर हम इसके पार्ट को कट किए, एलिमेंट टाइप कट किए, तो ये क्या हो गया सिंपल, और उसको हम क्या करें, उसके सारे सर्कमफेरेंस को लीनियरली वेरी कराएं। सो दिस इज द लेंथ दैट इज सर्कमफेरेंस, circumference of this circle which has its radius that is x, which has its radius that is x. so circumference यहां से क्या हो जाएगा 2 pi r होता है, तो r यहां पे क्या हो गया 2 pi x। अब क्या हो गया, अब इसका थिकनेस dx क्या है, dx इज थिकनेस, dx वहां पे हम आपको लिख दिए, ये आपका थिकनेस हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई x इंटू डी एक्स। सो दिस इज योर एरिया। अब आपको क्या पता चला, ये आपका क्या था, मास पर यूनिट एरिया। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा मास। अभी तक हम ये क्या निकाले थे, ये आपका था मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। और इसको हमको क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया। तो सिंपल सा बात है कि मास डिवाइडेड बाय एरिया को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा और हमारा मास आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए। सो एरिया आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब इसको बेसिकली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको क्या किए, ये सर्कल था, इसको हम लिनियरली भारी कराएं, तो इसका थिकनेस dx था और ये 2 पाई r हो गया। सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है 2 पाई r, तो r के जगह पे x था। अब सिंपली इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट द पॉइंट P, you know that the potential at infinity that should be equal to 0, but potential at the point P, तो यहां से हम क्या करेंगे, तो पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए dv, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, आपको क्या चाहिए g, तो g जो है वो कैपिटल G है, उससे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। g m मास, तो मास हम क्या ले लेंगे 2 पाई x इंटू डी एक्स, ये उसका एरिया है। और मास पर यूनिट एरिया का वैल्यू आपका क्या आ गया, कैपिटल M डिवाइडेड बाय 7 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, तो ये आपका आ गया सिंपली मास। सो gm, और एक का आपको यूनिट मास ले जाना है, तो g होता क्या है -g कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय r, ये आपका होता है दिस इज योर पोटेंशियल। क्या होता है -g कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय r, ये आपका हो जाता है v का वैल्यू। सो मास ले आए, तो एक का मास आपको दे दिया हुआ है 1। सो सिंपली ये आपका v हो जाएगा। तो v एट द पॉइंट P, तो ये बात कर रहे हैं v एट द पॉइंट P का, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। अब सिंपली इंटीग्रेशन है बेसिक, g कैपिटल G को बाहर ही रखते हैं, माइनस साइन आप लगा लीजिए। अब क्या करेंगे, अब सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये इस क्वेश्चन में दम है नहीं, बेसिकली अब ये बेसिक सा इंटीग्रेशन हो गया। आप तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2/7, पाई से पाई कैंसिल। अब बस क्या करें, इसको इजी कर लें। तो इसको जब इजी आप कर लीजिएगा तो 2/7 आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा x dx कैपिटल M बाय r स्क्वायर, तो r स्क्वायर भी बाहर ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाय r, तो r का जगह पे क्या हम लिखेंगे, तो यहाँ से आपको 4r यानी 16r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये बेसिक सा इंटीग्रेशन है, इसको इजीली वे में हम इंटीग्रेट कर लेंगे और हमको क्या मिल जाएगा vp का वैल्यू। सो सारा कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में सारा कांस्टेंट टर्म बाहर ही हो जाता है। तो सारा कांस्टेंट टर्म m r स्क्वायर, ये सारा को हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपली बच जाएगा x dx और रूट ओवर 16r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसका हम बेसिक सा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब बेसिक सा इंटीग्रेशन इसका हम इस पे अब कर लेते हैं। तो यह क्वेश्चन सिंपली हो गया है इंटीग्रेशन टाइप। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन बहुत इजीली वे में कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट P दैट इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को बाहर ही रखेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका आ जाएगा 2 कैपिटल G बाय स्मॉल m बाय 7r स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx रूट ओवर 16r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब इसका क्या करेंगे, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें हम यूज करते हैं हर बार की तरह। इसको हम क्या लिख देंगे, इसको टी स्क्वायर लिख देंगे, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां से ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब ये x है तो x का वैल्यू क्या होता है 3r इन इनर रेडियस, दिस इज योर इनर रेडियस, ये आपका क्या हो जाएगा आउटर रेडियस दैट इज 4r। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन बहुत इजी वे में आ जाएगा, माइनस जी कैपिटल M बाय 7r स्क्वायर। अब इसको टी स्क्वायर मान लीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन, इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कोई नया वेरिएबल से, तो रूट ओवर 16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या ले लेते हैं, लेट्स दिस इज टी स्क्वायर, तो दोनों साइड बोथ साइड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और ये आपका लोअर लिमिट दैट इज 3r, अपर लिमिट दैट इज 4r। तो क्या हो जाएगा, इसको हम टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 2x dx, ये आपका आ जाएगा 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, यानी कुछ ज्यादा चेंज आने वाला है। सो Vp दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल G बाय 7r स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपका क्या आ जाएगा, x dx के जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं t dt, और ये आपका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये सिंपली t हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। अब एक चीज और होगा कि यहां पे जब x का वैल्यू 3r पुट करते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम 3r पुट करते हैं तो t का वैल्यू सिंपली 5r आ जाता है। सो इसका लोअर x का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, x दैट इज इक्वल टू 3r, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, t का वैल्यू आपका 5r आ जाएगा, क्योंकि 16 प्लस 9 का स्क्वायर, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 5r आ जाएगा। और x का वैल्यू अगर आप 4r यहां से पुट कर देते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा 4√2r, यानी x का वैल्यू आप अगर 4r पुट करते हैं तो यहां से यानी कि अपर लिमिट क्या बन जाएगा, तो इसका अपर लिमिट बन जाएगा 4√2r। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे t से t कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया Vp दैट इज इक्वल टू कैपिटल G 7r स्क्वायर। अब आपका t से t हो गया, dt का इंटीग्रेशन दैट इज t, और t हम किसको एज्यूम किए थे, तो t हम इसको एज्यूम किए थे, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू रूट ओवर 16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 16r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। t हम किसको लिए थे, टी स्क्वायर इसको लिए थे, तो t किसको ले लेंगे, तो इसको लिए थे। तो ध्यान से देखिए dt का इंटीग्रेशन, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिंपली t हो जाएगा। अब एक बार अपर लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट दैट इज 4√2r, लोअर लिमिट पुट कर देंगे दैट इज 3r। बस ये क्वेश्चन यही हो गया। तो पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि इंफिनिटी पे तो 0 है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो एक बार अपर लिमिट ये पुट कर देंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो इसमें अगर अपर लिमिट पुट कर दीजिए तो एक बार यहाँ से आपका सिंपली रिजल्ट आ जाएगा। नेगेटिव साइन बस ये कहता है कि पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव साइन को आप कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं, और ये आपका ऑप्शन में दिख जाएगा। तो ये Vp आ गया इन्फिनिटी पे, तो आप ध्यान से देखिए दोनों को, इन्फिनिटी पे तो 0 होता है, सो V इन्फिनिटी माइनस Vp दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो Vp का जो आंसर है वही आपका आ जाएगा। तो एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर लोअर लिमिट आएगा, सिंपली वैल्यू 2/7
आर और अपर लिमिट जब पुट कीजिएगा तो 4√2, तो 4√2 का वैल्यू यहां से आपका क्या आ जाएगा जब इसमें पुट करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन सिंपली t से t कैंसिल हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन सिंपली t होता है और t क्या होता है तो यहां से t स्क्वायर ये है तो t ये हो जाएगा, सिंपल सा बात है रूट। अब अपर लिमिट पुट कर दीजिए तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 16r स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा 32, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, हाँ इतना r स्क्वायर, और जब इसमें 3r स्क्वायर तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 5r, तो सिंपली आपका आ जाएगा 2G बाय स्मॉल g बाय 7r, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 प्लस, तो इसको 16 यानी कि 4 बाहर चला जाएगा और यहां से आपका क्या हो जाएगा 4r बाहर चला जाएगा और यहां पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस √2, सो दिस इज योर, यहां से 1 और यहां से आपका √2 दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज, और ये आपका क्या हो जाएगा 5r। आप इसको क्लियरली कर लीजिए तो r से r कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर विल बी पोटेंशियल एट द पॉइंट P दैट इज इक्वल टू, यहां से r कॉमन ले लीजिए और ये आपका आ जाएगा G 2/7 कैपिटल M, और यहां से आपका क्या आ जाएगा r से r, तो यहां से आपका सिंपली हो जाएगा 4√2 माइनस 5, ये आपका 5r कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज योर आंसर। क्यों? क्योंकि आपसे ये तो नहीं पूछा है कि P पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालिए, ये तो आपसे नहीं पूछा है, लेकिन यही आंसर क्यों हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी पे जब हम ले जाएंगे तो इन्फिनिटी पे, सो पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे लिए फाइनल माइनस VP दैट इज इक्वल टू वर्क डन, यही वर्क डन हो जाता है कि किसी को P पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, जितना वर्क डन बाय एजेंट करना पड़ रहा है, वही तो जितना पोटेंशियल, वही पोटेंशियल तो इसमें वर्क डन के टर्म में क्या हो जाता है कंज्यूम हो जाता है। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा कि P पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालिए, आपसे तो बस ये कह रहा है कि P पॉइंट से उसको इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, तो हम क्या निकालें, आपसे पोटेंशियल तो नहीं पूछा था, आपसे पूछ रहा था वर्क डन, आपसे पोटेंशियल नहीं पूछा। हम क्या किए कि P पॉइंट से दोनों का पोटेंशियल में जो चेंज आता है वही उसमें क्या हो जाता है, वही जो है वर्क डन के टर्म में स्टोर होता है, सो स्टोर्ड इन द टर्म्स ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, वही जो पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन के टर्म में उसमें क्या हो जाएगा स्टोर्ड हो जाएगा। तो आपसे कभी नहीं पूछा था कि आप निकालिए P पॉइंट पे क्या पोटेंशियल, आप क्या कीजिए इन्फिनिटी पे 0 होता है और माइनस एक साइन चल ही रहा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट इज P, दिस इज योर वर्क डन। सो वर्क डन यूनिट मास, आपसे क्या कह रहा है कि एक यूनिट मास को इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़े, इसीलिए हम क्या करेंगे स्मॉल g को क्या ले लिए, ये स्मॉल मास को 1 ले लिए, क्योंकि पोटेंशियल जब भी होता है तो 2 ऑब्जेक्ट में लगेगा, सिंपल सा बात है अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो क्या होगा, तो एक यूनिट मास को इन्फिनिटी तक ले जाने में P पॉइंट से कितना करना पड़ेगा वर्क डन, तो वो आपको वर्क डन करना पड़ेगा दैट शुड बी इक्वल टू 2/7 कैपिटल G स्मॉल m इंटू 4√2 माइनस 5। सो ये आपसे वर्क डन पूछा था, आप क्या निकाले पोटेंशियल, तो इन्फिनिटी यानी ये आपका क्या है एक यूनिट मास को हमको वहां तक ले जाना है, यूनिट मास को ले जाना है, तो यही होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, आप यूनिट मास को किसी फिक्स पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना भी आपको पोटेंशियल में चेंज आता है वही उसमें स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। तो जब वर्क डन निकालना पड़े तो हर बार हम यूज करते हैं पोटेंशियल। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी ये क्वेश्चन रहेगा कि आप निकालिए वर्क डन, पोटेंशियल निकालिए, तो पोटेंशियल नहीं निकालते, वहां भी हम यही काम करेंगे। सो एनालॉजी दोनों तरह एक ही है कि क्या करते हैं, किसी एक यूनिट मास को किसी फिक्स पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में जितना पोटेंशियल खर्चा कर रहे हैं, यानी जितना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ता है,
वही आपका पोटेंशियल के टर्म में उसमें स्टोर हो जाता है। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, जिसको कंसेप्चुअली आप समझे तो ये प्रॉब्लम से आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैट में है वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। सो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत एनालॉजी है, इसीलिए हम इसको पूरे टाइप से इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेशन जब इस टाइप का रहे तो सब्सटीट्यूशन, इसमें क्या क्या सीखे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है जिससे ये आसानी से ये इंटीग्रेट हो गया। हालांकि ये बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। इसमें हम क्या किए, एक्स मास पे डीएक्स उसका थिकनेस लिए, मास को उसके एरियाज डिवाइड कर लिए तो ये मास यूनिट एरिया आ गया। फिर क्या किए, उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो उससे एरिया आ गया। और वो एक सर्कल था, सर्कल को हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किए तो उसका क्या होगा 2πr उसका सरकमफेरेंस बना, उसका थिकनेस dx था। फिर उसको इंटीग्रेट किए, लोअर लिमिट बना 3r, अपर लिमिट बन गया आपका 4r। फिर क्या किए, फिर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कर लिए तो उसके बाद क्या किए, इसको t² पे सब्सटीट्यूट किए, बोथ साइड डिफरेंशिएट किए। बोथ साइड डिफरेंशिएशन के बाद आपका क्या हो गया, dx बराबर क्या हो गया dt। यहां से दोनों साइड डिफरेंशिएट किए। अब क्या किए, x का वैल्यू 3r पुट किए तो x का वैल्यू 3r पुट करते हैं तो t का वैल्यू x दैट इज इक्वल टू 3r, तो t का वैल्यू यहां से क्या आ जाता है, सिंपली 5r। यानी कि पहले जो लोअर लिमिट 3r था अब वो लोअर लिमिट 5r आ गया। कब, जब वो x वेरिएबल था, अब t वेरिएबल है। यानी कि चेंज द वेरिएबल, इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज कर दिए क्योंकि हम क्या किए, सब्सटीट्यूट कर दिए इतना बराबर दैट इज सिंपली इक्वल टू t²। तो t² का रूट जब करते हैं तो क्या हुआ, इतना को हम क्या लिख दिए, सिंपली लिख दिए t²। तो इसका रूट किए तो दैट इज t। तो यहां से t से t कैंसिल हो गया। इसी सब्स्टिट्यूशन से हमारा कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन, दैट इज सिंपली इक्वल टू t। सो t² इज दिस t। इसमें सारा चीज आपको क्लियर होगा कि जब भी वेरिएबल रहे, सिंपल बात है, ये क्वेश्चन से नहीं, जब भी वेरिएबल फोर्स रहे तो उसको किस टाइप से काम करते हैं। तो जब भी वेरिएबल रहे तो एक एक्स मास पे उसका एलिमेंट लीजिए और एलिमेंट करके उसको क्या करें, सिंपली इंटीग्रेट करें। तो अब जितना भी क्वेश्चन आईआईटी पूछता है तो सारा वेरिएबल ही पूछता है। कांस्टेंट तो इजी हो जाता है, कांस्टेंट वाला पार्ट जो हम प्रीवियस लेक्चर में हम डाल दिए हैं तो उसमें पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, चाहे वो कैपेसिटर में भी बहुत सारे इस टाइप से काम किए वेरिएबल बात। सो वेरिएबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो